नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीरा आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें मैं आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन की हर सीरीज़ जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारी सीरीज़ को बहुत ही कॉन्साइज़ तरीके से करवाऊँगा, जिसमें हर क्वेश्चन के पीछे घटनाचक्र के हर क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं और साथ में उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट ट्रिक्स एंड निमोनिक्स है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा इन बनाए गए वीडियो को काफ़ी सारा मुझे कई सारे मेल आए थे और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर आप स्ट्रेटजी शेयर कर दीजिए कि जो मैं वीडियो की सीरीज़ चला रहा हूँ, ये इनका प्लान क्या रहेगा, कितने दिन में क्या क्या ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बारे में मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट चीज़ क्या है कि अभी जैसे हमने घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जियोग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो ये जियोग्राफी की सीरीज़ है, ये अभी जैसे आज 6 सितंबर हो गया, तो ये इस मंथ के अंत तक यानी 30 सितंबर के आसपास तक ये जो है पूरी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री की सीरीज़ तो मैं और सी छोटा करके वो लगभग 65 पेज के आसपास में पूरी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है, वो पूरी कवर हो जाएगी, जिसमें उसके घटनाचक्र के हर एक क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो ये प्लान होगा। और दूसरी चीज़ क्या, अब इस चैनल पे कुछ और चीज़ें कुछ और लोग हमसे जुड़े हैं, तो कुछ और चीज़ें हम उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अब हम इसमें करंट अफेयर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे करंट अफेयर का मैं कोई भी या तो ईयरली कंपाइलेशन उठाऊंगा या मंथली कंपाइलेशन उठाऊंगा, जो मैगजीन आप लोग पढ़ते हो जनरली वही। लेकिन उसमें क्या करूँगा कि उसको ऐसा नहीं है कि बस आपको पढ़ते चले जाऊँ और आप सुनते चले जाओ, इस टाइप की पढ़ाई नहीं होगी उसमें क्या होगा कि कोई भी जब हम न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझेंगे, और उसके जैसे पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास जो है हमने अभी तक, अब मैं अपना अगला क्लास स्टार्ट करता हूँ। जो अभी तक हमने जो देखा है उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन रिवर सिस्टम तक हमने देख चुके हैं, ठीक है, या हमने ड्रेनेज सिस्टम को देख लिया था। अब जो आज की क्लास है हमारी वो रिवर से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक है। जैसे यूपी पीसीएस आरओ या कोई भी वनडे एग्जाम होता है, उसमें 2-3 चीज़ें रिवर्स के बारे में और पूछी जाती हैं। एक तो ये होता है कि कोई जो रिवर है, तो उस रिवर के जो रिवर है उसमें उसके किनारे बसे हुए शहरों को पूछा जाता है, या फिर अगर वो रिवर कोई वाटरफॉल या लेक बनाती है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे सिटीज़ लोकेटेड ऑन रिवर्स बैंक, तो रिवर्स बैंक के पे जो भी हमारे इंडिया की इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन इसमें है, इसमें आप देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हम कुछ याद करने के तरीके से देख सकते हैं। जैसे जो लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जैसे आपको पता होगा कि रिवर गंगा के किनारे कई सारे शहर बसे हुए हैं, तो उनमें में से लार्जेस्ट सिटी कौन सा, हमारा कानपुर है, जिसको उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये टेक्सटाइल के लिए भी फेमस है। तो लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा कानपुर है। उसके बाद है सिटीज़ लोकेटेड ऑन गंगा पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर एंड फतेहपुर, ठीक है। तो कानपुर इसमें लार्जेस्ट है। उसके बाद जो उत्तरकाशी है उत्तराखंड में, ये जो सिटी किस पे बसा हुई है, ये हमारी भागीरथी रिवर पे बसी हुई है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलके गंगा नदी बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जो लेह सिटी है, आप न्यूज़ में सुनते होंगे या फिर वैसे लोगों से सुनते होंगे, लेह लद्दाख की बात साथ साथ की जाती है। तो जो लेह रीजन है, लेह जो सिटी हमारी, वो किस नदी पर है, तो लेह जो है वो इंडस यानी सिंधु नदी के राइट बैंक पर है, सिंधु नदी के राइट बैंक पर। लेह इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मैचिंग का वो दिया था
की सिटी दिया है और रिवर दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर शहर है ये राप्ती नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। पंजाब में जो लुधियाना है ये सतलुज नदी पे बसा हुआ है। उसके बाद जबलपुर, एमपी का जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे है। और सूरत जो है कहाँ पे, ताप्ती या तापी नदी के किनारे पे, ठीक है। तो सूरत हम जानते हैं, सूरत में हीरे का कारोबार होता है और हीरा जो है, कोयला जो है बिल्कुल तप के हीरा बनता है, यानी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे तो ऐसे भी हम याद सकते हैं कि सूरत में हीरा तपाया जाता है, ताप्ती, सूरत में ताप्ती है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। उसी तरीके से हैदराबाद जो है वो किसके नदी पे बसा हुआ है, मूसी नदी या मूसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि हैदराबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम उसको भी मूसी को मुस्लिम से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पे है। दोस्तों अभी क्या है कि अभी हम जैसे पढ़ते हैं तो हम सुनते जाते हैं या पढ़ते जाते हैं तो हमें लगता है कि सब चीज़ें याद होती जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब सारे सिलेबस का एग्ज़ाम टाइम आता है और एग्ज़ाम में 2-3 दिन बनते हैं और जब सब रिवीजन एक साथ करना होता है, तब ये सब चीज़ें ज़्यादा यूजफुल होती हैं, निमोनिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। कोटा हमारा किस नदी पे है, चंबल नदी पे है। और हमें पता है कि हमने देखा था कि चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी थी, चंबल यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी थी। उसके बाद है नासिक शहर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो जो हमारा नासिक शहर है ये गोदावरी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। जबलपुर अभी हमने देख लिया, जबलपुर जो मध्य प्रदेश का है वो नर्मदा नदी के किनारे पे है। और कटक जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, कटक कहाँ पे है, महानदी किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। उड़ीसा का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो है वो महानदी का पार्ट नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे लिखा इसलिए गया है क्योंकि घटना चक्र में 2-3 बार मतलब कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें रॉन्गली मैच किया गया था कि भुवनेश्वर महानदी पे है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। भुवनेश्वर जो उड़ीसा का कैपिटल है वो महानदी के किनारे पे नहीं है, इसीलिए मैंने इसको क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा, ठीक है। उसके बाद एक बहुत, जैसे हमने अहमदाबाद को देखा था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट उज्जैन है। एमपी का जो उज्जैन है, जो हमारी एंशिएंट रिलीजियस सिटी है जहाँ पे कुंभ का मेला भी होता है, उज्जैन किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। लखनऊ हमारा जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है किस नदी के किनारे पे है, गोमती नदी के किनारे पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाउन कुछ शहर दिए गए हैं और उनके आसपास नदियाँ दी गई हैं। जैसे बैतूल जो टाउन है वो कहाँ पे है, ताप्ती नदी के किनारे नियर बाई में। और हमें पता होगा, हमने यूनिवर्स सिस्टम में पढ़ा था कि एक्चुअली जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ही, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ही ताप्ती नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद जगदालपुर, छत्तीसगढ़ का जो जगदालपुर है वो इंद्रावती नदी के किनारे पे है। और जबलपुर अभी हमने देखा था किसकी नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे पे है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं और वो किस नदी के किनारे पे, जैसे गौरीकुंड, रामबड़ा एंड गुप्तकाशी आर लोकेटेड अलॉन्ग द मंदाकिनी रिवर। ये तीनों किस नदी के किनारे पे बसे हुए हैं, मंदाकिनी रिवर, ठीक है। जबकि जो गोविंद घाट है वो किस नदी के किनारे पे है, अलकनंदा। दोस्तों ये यूपी बीसीएस का क्वेश्चन है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गोविंद कृष्ण भगवान को कहते थे और नंद गोपाल या नंद उनका नाम था। तो गोविंद घाट अलकनंदा नदी के किनारे पे, गौरी शंकर से रिलेट होता है। और उसके बाद ये काशी भी, जो एंशिएंट सिटी काशी यानी बनारस है, वो भी शंकर जी से रिलेटेड है। तो एक हमारी जो मिथोलॉजिकल स्टोरी है कि जो वो, उसमें एक मैंने कहीं पे कहानी सुना था कि जो मंदाकिनी थी वो शंकर जी के डर के कारण बहुत मंद गति से बहती थी। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मंदाकिनी जो है शंकर जी की गति के कारण मंद गति से बहती, तो मंदाकिनी यानी लॉर्ड शिवा से रिलेटेड सारी सिटी हो जाएंगे। तो गौरीकुंड, गुप्तकाशी, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, या आप कोई निमोनिक्स अगर याद रखना चाहो तो उसको वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पहलगाम जो है, जहाँ से हम अमरनाथ यात्रा स्टार्ट करते हैं कश्मीर में, कश्मीर का जो पहलगाम है किस नदी के किनारे पे है, लिद्दर रिवर के किनारे पे है, ठीक है। उसके बाद कुछ फेमस प्लेस दिए हैं और कुछ रिवर्स दिए हैं। जैसे
जैसे पंढारपुर जो महाराष्ट्र का है वो कहाँ पे है, वो चंद्रभागा नदी पे किनारे पे, चंद्रभागा नदी के किनारे पे। तिरुचिरापल्ली जो कि हमारा तमिलनाडु में किस नदी के किनारे पे है, कावेरी नदी के किनारे पे। और हम्पी जो एंसेंट सिटी था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे है। जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम्पी में हम्पी जो है वो यूनेस्को ने भी इसको एक इम्पॉर्टेंट साइट घोषित कर रखा है। तो हम्पी जो है हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे पे है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे पे, एंड पंढारपुर चंद्रभागा नदी के किनारे। दोस्तों आप जब लुसेंट पढ़ते हो या कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसमें आप देखोगे कि जो रिवर है और रिवर के किनारे बसे हुए शहर के 2-3-4 पेज में दिया होता है, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो वो उतना इम्पॉर्टेंट होता है और ना ही वो इतना डिजायरेबल होता है। तो हमें वही चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए जो बार बार रिपीट होता है। तो ये घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद है वाटरफॉल एंड लेक्स की अगर हम बात करें तो वाटरफॉल एंड लेक्स, दोस्तों वाटरफॉल एंड लेक्स का थोड़ा सा अगर हम बेसिक समझें तो लेक्स क्या होता है। एक्चुअली लेक या झील किसी को कहते हैं, तो कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जिसका पानी जो है वो स्टेशनरी होता है, स्थिर होता है, उसको लेक कहा जाता है, झील कहा जाता है। ठीक है। और वाटरफॉल का हमें पता है कि जैसे कोई नदी अगर फ्लो कर रही है तो फ्लो करने के बाद अगर उसके स्लोप में अब्रप्ट चेंज आता है 90 डिग्री का, ठीक है, तो यानी उसका जो स्लोप है, उसकी जो प्रवणता यानी समतल पे बह रही थी लेकिन उसके बाद उसके 90 डिग्री का एक गड्ढा बढ़ गया तो उसका पानी नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो वहाँ से बनता है वाटरफॉल। तो लेक और वाटरफॉल ये होते हैं। उसके बाद लेक का बड़ा भाई सी होता है। सी क्या होता है, जो वे लेक जो बहुत ज़्यादा एरिया के होते हैं उनको सी कहने लगते हैं, जैसे कैस्पियन सी। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखेंगे। तो वाटरफॉल एंड लेक्स में देखते हैं कुछ फॉल्स दिए हैं और वो किस नदी पे हैं उसको दिया है। जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट है हुंडरू फॉल। हुंडरू वाटरफॉल कहाँ पे है, हुंडरू वाटरफॉल दोस्तों झारखंड के जो सुवर्ण रेखा नदी है, जो हमने पढ़ा था, सुवर्ण रेखा नदी पे के द्वारा बनाई जाती है हुंडरू फॉल। उसके बाद शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ पे, कावेरी नदी पे। हमने देखा था जब हम रिवर सिस्टम कावेरी नदी के बारे में पढ़े थे, कावेरी रिवर जो है वो ऐसे फ्लो होती है, फिर 3 पर फिर बढ़ जाती है, फिर फ्लो होती है, फिर ऐसे बढ़ जाती है, फिर फ्लो होती है, फिर ऐसे बढ़ जाती है, तो ब्रेडेड चैनल बनाती है। तो यहाँ पे बनता है हमारा शिव समुद्रम जो है वाटरफॉल। यहाँ पे शिव समुद्रम आइलैंड भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। उसके बाद है कपिल धारा किस नदी के किनारे, कपिल धारा वाटरफॉल किस नदी के किनारे पे है, तो कपिल धारा नर्मदा नदी के किनारे पे है। ठीक है, कपिल धारा, कपिला जनरली शिव से रिलेटेड होता है, शिव वहाँ पे महाबलेश्वर है नर्मदा नदी के किनारे पे है। ठीक है, उसके बाद जोग मतलब एमपी में है, ये कहने का मतलब है। जोग वाटरफॉल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोग वाटरफॉल कर्नाटक में है, शरावती नदी के किनारे पे। तो शरावती नदी के किनारे पे क्या है, जोग वाटरफॉल। उसके बाद है दूध सागर वाटरफॉल जो है वो मांडवी नदी के किनारे पे, ये 2022 यूपीपीसीएस में आ चुका है। दूध सागर वाटरफॉल किस नदी के किनारे पे है, मांडवी नदी के किनारे पे। इसका 70% एक्चुअली ये गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है, जो नदी है वो भी बॉर्डर पे है, तो वाटरफॉल भी बॉर्डर पे है। तो लेकिन इसका 70% एरिया गोवा में लाई करता है और 30% कर्नाटका में। तो अगर ऑप्शन में गोवा और कर्नाटका दोनों दिया हुआ है तो हम किस पे टिक करेंगे, गोवा पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद डुडुमा वाटरफॉल जो है वो कहाँ पे है, डुडुमा वाटरफॉल जो है उड़ीसा में जो मच्छकुंड रिवर है वहाँ पे है, मच्छकुंड रिवर। ठीक है, डुडुमा। उसके बाद गूकक वाटरफॉल घाट प्रवाह पे है, जी का फैक्टर देख सकते हैं, गूकक घाट प्रवाह पे है। उसके बाद चूलिया कहाँ पे है, चंबल में है। तो चूलिया चंबल, इसके भी बोथ साउंड सिमिलर, तो दोनों सिमिलर तरीके से प्रोनाउंसिएट होते हैं, तो हम इसको ऐसे याद सकते हैं, चूलिया चंबल पे है और जी फैक्टर है, गूकक घाट प्रवाह पे है, दूध सागर हमारा मांडवी नदी पे। एक्चुअली दूध सागर को भी हम याद रख सकते हैं। एक्चुअली जो हमें पता होगा कि गोवा में पुर्तगालीज रहते थे, तो पुर्तगालीज के बारे में एक कहावत पॉपुलर में, एक मतलब कि एक उनके यहाँ आइडियम फ्रेजेस चलता था, दे आर लाइक मिल्क, तो दूध की तरह वो बिल्कुल सफ़ेद होते थे। तो मतलब यहाँ पे कलर की बात नहीं थी, वो उनका मतलब कि एक थोड़ा सा वो स्किन का जो जेनेटिक कलर था वो ऐसा होता ही था, तो इसलिए हम दूध सागर को वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं।
नहीं तो फिर आपको निमोनिक्स अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो। उसके बाद है धुआंधार वाटरफॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धुआंधार वाटरफॉल हमारा किस नदी पे है? ये है नर्मदा नदी के किनारे पे है। लेकिन एक बात और याद रखो, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ पे? नियर भेड़घाट। तो कई बार दूधसागर को भेड़घाट से मैच कराएगा, कई बार दूधसागर को जबलपुर से मैच कराएगा, कई बार दूधसागर को रिवर यानी नर्मदा से मैच कराएगा। तो तीनों हमें पता होना चाहिए कि दूधसागर का नहीं, धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी के किनारे पे है। ठीक है। उसके बाद है चित्रकूट वाटरफॉल। तो चित्रकूट कहाँ पे? इंद्रावती नदी के किनारे पे। इंद्रावती नदी हमने देखा था किसकी सहायक थी? गोदावरी नदी की सहायक थी और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में थी। अब इसको याद करने के लिए आप समझ सकते हो कि जो इंद्र की सभा होती थी उसमें चित्रकूट भी होते थे जो लेखा जोखा करते थे। तो चित्रकूट और इंद्र, तो चित्रकूट एंड इंद्र। ठीक है। तो चित्रकूट कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पे है। उसके बाद इंडिया का कौन सा वाटरफॉल है जिसको नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है? तो आल्सो नोन एज नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया, चित्रकूट वाटरफॉल इसी को। ठीक है। उसके बाद हमें पता है नियाग्रा वाटरफॉल जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे कि ये कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पे है। उसके बाद ये कुछ वाटरफॉल दिया है और इसमें पूछ रहा है कि इन सब में मैक्सिमम हाइट किसकी है? जैसे बर्छी पानी वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल, मीनामुट्टी वाटरफॉल एंड कुचिकल वाटरफॉल। तो इन सब में मैक्सिमम हाइट किसका है? मीनामुट्टी वाटरफॉल की है। और ये कहाँ पे है? मीनामुट्टी कहाँ पे है? केरला में है। और ये ठीक है केरला में है और इसके वमनपुरा रिवर पे है। अब देखो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में एक बार आया था, लेकिन कई बार घटना चक्र ने ही अपने आंसर को 2-3 बार बदल चुका है। ठीक है। तो जब कोई क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो जाता है जनरली हाइट को लेके हमेशा वाटरफॉल में डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहता है कि किसकी हाइट मैक्सिमम है, किसकी मिनिमम है। ठीक है। और ये टाइम के साथ वेरी भी करते रहते हैं। तो अगर आपको हाईएस्ट नहीं भी पता है तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा वाटरफॉल कहाँ पे है। तो ये सब घटना चक्र में इनमें से कुछ का नहीं दिया था, उसको भी मैं निकाल के लाया था। तो ये हमें एक्चुअली क्योंकि यूपीपीसीएस में क्या होता है कि कई बार ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, ऑप्शन के दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन से दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए इसका। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा है, जैसे हमने जोग तो पढ़ ही लिया था, वहाँ पे भी कर्नाटका में है। हाइट आप मत याद रखो, जोग कर्नाटका में। और उसके बाद कुचिकल कहाँ पे? कुचिकल भी कर्नाटका पे। कहाँ पे? वरही रिवर पे। कुचिकल कहाँ पे? वरही रिवर पे। उसके बाद बरेह पानी कहाँ पे? बरेह पानी उड़ीसा में है। ठीक है। बुद्धा बलंगर रिवर पे है, सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंतर्गत। ठीक है। तो हमने क्या देखा? मीनामुट्टी वाटरफॉल कहाँ पे? केरला में है। जो कर्नाटका में, कुचिकल कर्नाटका में है, बरेह पानी उड़ीसा में है। ठीक है। उसके बाद है कुछ वाटरफॉल दिए हैं और कुछ रिवर दिए हैं, जैसे जोन्हा वाटरफॉल कहाँ पे? रारहू रिवर पे है। ये सब झारखंड में है जोन्हा वाटरफॉल। दासोंग वाटरफॉल कहाँ पे? रांची होगा शायद यहाँ पे। हाँ कांची रिवर पे है। दासोंग वाटरफॉल कांची रिवर पे है। और लोध वाटरफॉल, ठीक है, जिसको हम लोग बुद्धा घाघ वाटरफॉल भी कहते हैं, ये कहाँ पे? बुरहा रिवर पे है। ये तीनों झारखंड में है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद है रकीम कुंड वाटरफॉल कहाँ पे? रकीम कुंड वाटरफॉल बिहार में है। ये गऊघाट रिवर पे है रकीम कुंड वाटरफॉल। ये आया हुआ है यूपीपीसीएस में, या आरओ किसी एक में आया है। उसके बाद केवटी फॉल कहाँ पे? केवटी फॉल एमपी के मोहाना रिवर पे है, एमपी में मोहाना रिवर पे। तो केवटी फॉल मोहाना रिवर और रकीम कुंड फॉल गायघाट रिवर। ठीक है। उसके बाद केरला का जो वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक केरला में है। ये केरला का लार्जेस्ट लेक है। और ठीक है, और ये लेक एक्चुअली कयाल है। एक्चुअली हमें एक पता होगा, एक ज्योग्राफी में एक टर्म आप बार बार सुनते हो कि लेगून क्या होता है? लेगून एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो
जो समुद्र से जो कोस्ट पे होती है और समुद्र से किसी स्पिट या समुद्र के दीवार, मतलब समुद्र का एक दीवार, स्पिट क्या होता है, सिंपली जैसे मान लो ये इंडिया का कोस्ट है, तो यहाँ पे क्या था, पानी था, लेकिन धीरे धीरे बालू यहाँ पे जमा होने लगा, तो ये बीच में पानी भर गया और यहाँ समुद्र है, इधर पानी भर गया, इधर लैंड है। तो ये जो बीच में स्पिट सैंड के स्पिट से जो जगह बनती है उसको लैगून कहते हैं, लेकिन केरला में लैगून को कयाल बोला जाता है। तो वेम्बनाड लेक या वेम्बनाड कयाल कहाँ है, केरला में है, ठीक है। उसके बाद ये अलपुझा रिवर इससे जो है वो रिलेटेड है। उसके बाद छाछई वाटरफॉल, छाछई वाटरफॉल कहाँ पे, ये है बीहड़ रिवर पे है, बीहड़ रिवर। छाछई वाटरफॉल कहाँ पे है, ये बीहड़ रिवर पे है। उसके बाद नियाग्रा फॉल ऑफ नॉर्थ अमेरिका किस में है, नियाग्रा फॉल वाटरफॉल अभी हमने जो पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका का जो नियाग्रा वाटरफॉल है वो कहाँ पे है, लेक ओंटारियो एंड लेक एरी के बीच में, यानी ओई के बीच में, ओंटारियो एंड एरी। तो ये क्वेश्चन आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी, आप देखोगे ये क्वेश्चन आ चुका है कि नियाग्रा वाटरफॉल किसके बीच में है, तो नियाग्रा वाटरफॉल ओई के बीच में या ईओ के बीच में है, एरी एंड ओंटारियो लेक के बीच में है। और ये कंट्री वाइज देखोगे तो कनाडा एंड यूएसए के बीच में है। उसके बाद है हमारा जो हाईएस्ट वाटरफॉल है अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल माने तो माना जाता है नोह कालिकाई को, नोह कालिकाई को। और ये है कहाँ, ये मेघालय में है, ठीक है, नोह कालिकाई। इसको माओसमाई फॉल भी कहते हैं, ठीक है, माओसमाई फॉल। मतलब कि एक्चुअली देखो, एक्चुअली क्या है कि आप घटना चक्र के अलग अलग वर्जन में देखोगे तो पहले क्या था कि नोह कालिकाई वाटरफॉल को जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय हाईएस्ट माना गया था। अब में भी ऐसा था कि शायद उस समय जो ऑप्शन दिया था उसमें हाईएस्ट होगा, लेकिन बाद में अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो माओसमाई वाटरफॉल है, मेघालय का ही है इसकी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होता है कि डिस्प्यूटेड होता है ये, ठीक है। अब तो अभी इस बार जो नया वाला वर्जन आएगा तो उसमें हम देख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए गलती कभी नहीं होगा। इसलिए गलती नहीं होगा कि देखो ये क्वेश्चन अपने आप में डिस्प्यूटेड होता है कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है। तो अगर यूपीपीसी से अब शायद ये पूछना भी बंद कर दिए कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है। क्यों? क्योंकि जब वो अपना जो आंसर मान लेते थे फिर आयोग में कोई आपत्ति दे देता था कि नहीं ये आंसर सही है, फिर कोई दूसरा ये आंसर, तो उन्होंने अब हाईएस्ट वाटरफॉल की जगह ये पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये वाटरफॉल किस रिवर पे है या किस राज्य पे है। तो ज़्यादातर मैटर ये करेगा। तो नोह कालिकाई और माओसमाई वाटरफॉल जो है ये दोनों कहाँ पे हैं, मेघालय में, ठीक है। उसके बाद है लैंडसिंग वाटरफॉल कहाँ पे है, ये लैंडसिंग वाटरफॉल मेघालय में है और ये कहाँ पे, कृषि रिवर पे है, ठीक है, लैंडसिंग वाटरफॉल। फिर उसके बाद है राजत प्रपात वाटरफॉल या इसको सिल्वर फॉल भी कहते हैं। ये कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश के पंचमगढ़ी यानी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है रजत प्रपात वाटरफॉल, ठीक है। केवटी फॉल अभी हमने देखा था कहाँ था, एमपी में है, महाना रिवर में है, रीवा जिला में केवटी वाटरफॉल। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बरकाना वाटरफॉल कहाँ पे, ऊपर भी शायद हमने देखा था ना इसको, बरकाना वाटरफॉल नहीं, ऊपर वो बरहे पानी था, अभी आगे भी आएगा ये। तो बरकाना वाटरफॉल कहाँ पे, कर्नाटक में है, सीथा रिवर पे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑप्शन दिया था और उसमें से 4 ऑप्शन दिया था, पूछा था इसमें आर्टिफिशियल लेक कौन सा है। तो चिल्का लेक दिया था, पुलिकट लेक दिया था, नेस्टामुड्डी लेक दिया था एंड पेरियार लेक दिया था। तो इसमें में से जो पेरियार लेक केरला का है ये एक आर्टिफिशियल लेक है यानी मानव निर्मित लेक है, जबकि चिल्का लेक, पुलिकट लेक और नेस्टामुड्डी लेक ये क्या है, ये सब लेगून्स है। लेगून मतलब वाटर सेपरेटेड बाई सैंड बैंक, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। चिल्का लेक तो हमें पता है कि इंडिया का लार्जेस्ट सैलाइन लेक है और लार्जेस्ट सैलाइन लेगून है, खनी खारे पाले की सबसे बड़ी झील है। और दूसरा क्या है, ये उड़ीसा में है। इसके पुलिकट लेक के बारे में हमें पता है कि पुलिकट लेक जो है वो इंडिया का 2nd लार्जेस्ट है चिल्का के बाद, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक है। अब पुलिकट लेक में ही एक आइलैंड है जिसको श्रीहरिकोटा आइलैंड बोलते हैं और यहीं से ही इसरो की सारी सैटेलाइटें लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। श्रीहरिकोटा जो आप पढ़ते हो सतीश धवन स्पेस सेंटर वो यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद कयाल हमने अभी बताया कि केरला में जो लेगून्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चिल्का लेक जो है इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न सर्कल,
ये नॉर्दर्न सर्कल हमने देखा था इंडिया के जो बॉर्डर है, तो इस वाले कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक के कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, और आंध्र प्रदेश से ऊपर से लेकर और उड़ीसा तक के कोस्ट को नॉर्दर्न सर्कल बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, चिल्का लेक उड़ीसा में है तो नॉर्दर्न सर्कल में है, ठीक है। और ये महानदी रिवर के माउथ में है, माउथ पे है चिल्का लेक, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स दिए हैं। एक है मनसागर लेक जयपुर में है। अन्ना सागर लेक, अगर आप इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं भी याद रख सकते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये राजस्थान पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन होगा, पर ये आपको पता होना चाहिए ये सारे लेक राजस्थान में हैं। तो मानसागर लेक जयपुर में है, अन्ना सागर लेक अजमेर में है, पुष्कर लेक इंपॉर्टेंट है अजमेर में है, फतेह सागर लेक भी इंपॉर्टेंट है, ये उदयपुर में है। एक्चुअली उदयपुर इज कॉल्ड लैंड ऑफ लेक्स, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारे झील हैं। फतेह सागर लेक, पिछोला लेक, ये तीनों लेक इंपॉर्टेंट हैं। पुष्कर लेक अजमेर में है, फतेह सागर एंड पिछोला लेक उदयपुर में है। उसके बाद नक्की लेक कहाँ पे? नक्की लेक माउंट आबू में राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद उदय सागर लेक भी क्या है? राजस्थान में है। इसके अलावा एक और लेक है जैसे डिडवाना जो है, और कुछमन, सरगोल, ये सब क्या है? सैलाइन लेक हैं। और खाटू, तो डिडवाना, कुछामन, सरगोल एंड खाटू क्या है? राजस्थान में है। खाटू तो वही खाटू श्याम जी वाला ही है शायद। उसके बाद है लोकतक लेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकतक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में है। तो मणिपुर में है लोकतक लेक, हमें पता होगा जिसके पास मनी होती है वो उनको लोक ताकते हैं, तो लोकतक लेक मणिपुर में है। और लोकतक लेक जो है वो नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद है कोलेरू लेक मैंने बताया था कि जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा उस क्षेत्र में है। तो कोलेरू लेक कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो के से कृष्णा, के से कोलेरू। उसके बाद है फुलहर लेक, ये उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट लेक है, ये गोमती रिवर का ओरिजिन है। तो फुलहर लेक जो यूपी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, और ये गोमती रिवर का क्या है? ओरिजिन प्लेस है। उसके बाद है डल लेक, तो डल लेक क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद वुलर लेक क्या है? वुलर लेक भी क्या है? जम्मू कश्मीर में है। और हमें पता है कि वुलर लेक जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इंडिया की कौन सी है? वुलर लेक है। उसके बाद आता है लोनार लेक महाराष्ट्र में है, और ये इंडिया का एकमात्र मेटेराइट लेक माना जाता है। मेटेराइट लेक दोस्तों वो लेक होता है, हमें पता है कि मेटेराइट, पहले ये जान लेते हैं मेटेराइट होता क्या है। वैसे तो ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ जो है पिंड जो है घूमते रहते हैं, मतलब कुछ पत्थर के टुकड़े घूमते रहते हैं। तो कभी कभी वो क्या होते हैं? अर्थ के एनवायरनमेंट के आसपास आ जाते हैं। तो कुछ तो अर्थ के एनवायरनमेंट में आते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण, एयर के फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं, ठीक है। तो होते हैं मेटेराइट, उनको बोलते हैं मेटेओर्स। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जलते नहीं, अर्थ पे भी आके गिर जाते हैं, तो उनको बोला जाता है मेटेओराइट। तो ऐसा माना जाता है कि जब इंडिया गोंडवाना से अलग हुआ था, तो जो इंडियन पेनिनसुला है वहाँ पे उसके कुछ समय बाद इंडियन पेनिनसुलर पे एक मेटेओराइट आके गिरा था अंतरिक्ष से, तो वहाँ पे गड्ढा हो गया था, और उस गड्ढे में जो पानी, उसी को लोनार लेक कहा जाता है। तो इंडिया का एकमात्र मेटेओराइट लेक कौन सा है? लोनार लेक है। अगर आप में से किसी ने भी ट्रांसफार्मर मूवी देखी होगी, तो ट्रांसफार्मर मूवी में आप देखते हो कि अंतरिक्ष से कुछ पिंड आके गिरते हैं अर्थ पे, तो उसी टाइप का कुछ होता है मेटेराइट। उसके बाद है साला लेक जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसको आप याद ऐसे रख सकते हो कि जो सेला पास हमने देखा था, सेला पास भी अरुणाचल प्रदेश में था, ठीक है। बड़खल लेक, ये भी इम्पोर्टेंट है। बड़खल लेक कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। काली वैली लेक कहाँ पे? काली वैली लेक कहाँ पे? काली वैली लेक तमिलनाडु में है, इसको किली वैली लेक भी कहते हैं। रेणुका लेक कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद कोडाई कनाल जगह है तमिलनाडु में, ये क्या है? एक आर्टिफिशियल लेक है। वैसे तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि कोडाई कनाल लेक है कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में। उसके बाद चपनाला लेक कहाँ पे? चपनाला लेक असम में है, ठीक है। हमीर सागर लेक गुजरात में है, एंड हाफलंग लेक कहाँ पे है? असम में है, ठीक है।
उसके बाद इसमें देखो कुछ ज़्यादा लॉजिक तो कुछ है नहीं, इनको याद ही रखना है, बस वही है कि थोड़ा बहुत जो निमोनिक्स है उसको हम देख लेते हैं, बाकी आगे अभी और आएगा कॉन्सेप्ट कुछ। उसके बाद है लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक क्या है? सांभर लेक, सॉरी, इंडियाज लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो हाँ, अब यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा ट्रिक है। अगर लार्जेस्ट लैगून पूछता है, लैगून हमने अभी देखा था कि लैगून जो है समुद्र से कनेक्टेड होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर इंडिया का लार्जेस्ट खारे पानी का लैगून, लैगून तो खारा पानी ही होता है, तो अगर इंडिया का लार्जेस्ट लैगून पूछ रहा है तो चिल्का लेक हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया का लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक पूछ रहा है तो वो कौन सा होगा? राजस्थान का सांभर लेक होगा। या फिर इनलैंड पूछ रहा है, इनलैंड का मतलब होता है कि जैसे ये इंडिया है, तो अगर ये स्थल के अंदर कहीं भी बना होता है उसको इनलैंड लेक बोलते हैं, ठीक है, या सिंपली लेक बोलते हैं। तो इसका अगर इंडिया के अंदर का देखा जाए जो समुद्र से बॉर्डर नहीं टच करता है तो उसमें सांभर लेक आता है, लेकिन अगर लैगून पूछता है तो चिल्का लेक होगा। तो ये हमें ट्रिकी है। ये पिछले साल 2021 या 22 में यही क्वेश्चन कई बार डिस्प्यूटेड हो गया था, लेकिन आयोग ने सांभर को ही माना था। तो हमें क्या समझना है कि अगर लैगून लिखा है तब तो चिल्का हो जाएगा, अगर लैगून नहीं सिंपली लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक पूछा है तो सांभर लेक होगा। अब एनसीईआरटी थोड़ा अच्छा, एनसीईआरटी में लिख देता है लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर लेक, फिर कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रह जाता, क्योंकि इनलैंड का मतलब क्या होता है? इनलैंड का मतलब होता है कि मतलब स्थल के अंदर कहीं पे है, ओशियन पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रूपकुंड लेक। कहाँ पे रूपकुंड लेक को है? रूपकुंड लेक तो उत्तराखंड में है। इसको मिस्टीरियस लेक भी बोला जाता है, एक मिस्ट्री लेक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की थी तो 100 ह्यूमंस के स्केलेटन एक साथ मिले थे, ठीक है। उसके बाद है डोडी ताल लेक। डोडी ताल लेक उत्तराखंड में है। तो डोडी ताल, नैनीताल, ये सब जो ताल पीछे लगा होता है सब उत्तराखंड में होते हैं। फिर जोर पखरी लेक कहाँ पे? जोर पखरी लेक कहाँ पे? दार्जिलिंग में है। तो जोर पखरी लेक कहाँ पे? हमारा दार्जिलिंग में है, ठीक है। उसके बाद रेड हिल्स लेक कहाँ पे है? ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में। ये तीनों, डोडी ताल लेक कहाँ पे? हमारा नैनीताल यानी उत्तराखंड में। जोर पखरी लेक असम दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। रेड हिल्स लेक कहाँ पे है? रेड हिल्स लेक या पुलहल लेक या पुज्जल लेक कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। लाल पहाड़ी वैसे भी तमिलनाडु में है, तो रेड हिल लेक कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में हो गया। उसके बाद है फुलिझार लेक। कहाँ पे? फुलिझार लेक कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फुलिझार लेक कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। एंकर लेक कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। इंडिया के मैप में एंकर जो जम्मू कश्मीर, ये आप देखोगे ऐसे मैप जो है, तो एंकर मतलब क्या है? जो स्थिर पॉइंट होता है तमिलनाडु हिमालय का पार्ट। कि सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है? सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है, तो सूरजकुंड लेक कहाँ पे हो गया? हरियाणा में हो गया, ठीक है। उसके बाद है स्नो कवर्ड घेपन लेक। घेपन लेक कहाँ पे? घेपन लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये क्वेश्चन आ चुका है। हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमारा घेपन लेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन दे दिया है कि जो हमारा स्वेज नहर है जो मिस्र में है, जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, उसमें जो 4 लेक हैं तो उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को दिया था, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर अरेंज करेंगे तो मंजला लेक आता है बिल्कुल नॉर्थ में। मंजला के बाद आता है तिम्सा लेक, तिम्सा के बाद आता है ग्रेट बिटर लेक, और उसके बाद आता है लिटिल बिटर लेक। तो लास्ट के 2 तो याद करना आसान है कि साउथ में पहले तो सबसे अगर साउथ से जाए तो सबसे पहले छोटा वाला होगा तो लिटिल बिटर लेक, फिर उसके बाद ग्रेटर बिटर लेक, फिर आता है तिम्सा लेक, फिर होता है मंजला लेक। तो MTGL इसका एक निमोनिक्स है, ठीक है। नहीं तो ये तो लास्ट में तो 2 हैं, हमें याद ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया था, डिडवाना लेक, खाटू श्याम जी वाला। उसके बाद है कि हॉट स्प्रिंग एंड स्टेट। हॉट स्प्रिंग दोस्तों क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि अर्थ के अंदर, अगर हमें पता है कि अर्थ के अंदर मैग्मा होता है, तो मैग्मा के ऊपर अगर कभी कोई पानी का कोई वाटर सोर्स यानी ग्राउंड वाटर उपलब्ध हो जाता है और मैग्मा उसके जस्ट नीचे होता है, तो धीरे धीरे उस वाटर का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण उसमें भाप होते हैं, और भाप होने के कारण वो अगर अर्थ में कोई खाली छिद्र मिलता है या कोई होल मिलता है तो उसके थ्रू वो बाहर निकलने की कोशिश करता है या भाप निकलता है। तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? हॉट स्प्रिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो
इंडिया में कुछ हॉट स्प्रिंग है और उनके कुछ स्टेट हैं, तो उनको मैच करने के लिए काफ़ी आता है। जैसे सबसे ज़्यादा दिया जाता है मणिकर्णन। तो मणिकर्णन हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्णन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तपता पानी कहाँ पे? उड़ीसा में। तो तपता पानी भाप बनकर उड़ जाता है, उड़ मतलब उड़ीसा। तो तपता पानी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उसके बाद वज्रेश्वरी वाजेरेश्वरी ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वाजेरेश्वरी, वो हम कहते हैं नहीं गाने के लिए सारे गामा पा, बॉलीवुड से रिलेट कर सकते हो। तो वाजेरेश्वरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद कपिल धारा तो अभी हमने देख लिया था। कपिल धारा कहाँ पे था? नर्मदा में, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। तो कपिल धारा दुग्ध धारा एंड भेड़ाघाट वाटरफॉल, ठीक है, और धुआंधार वाटरफॉल, ये कहाँ पे? ये सब नर्मदा रिवर पे बनी है। कपिल धारा, धुआंधार, दुग्ध धारा, भेड़ाघाट वाटरफॉल कहाँ पे? नर्मदा नदी पे है। जबकि बालकुंडा वाटरफॉल कहाँ पे? बालकुंडा वाटरफॉल कहाँ पे? बीना रिवर पे है। ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे वही है कि अगर लार्जेस्ट लेगून लेक इंडिया में कहाँ पे है? वो चिल्का लेक लेगून की बात आ गई। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आप कन्फ्यूजन होगा। अगर लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक पूछ रहा है तो आप साबर लेक राजस्थान का टिक करोगे, और अगर लार्जेस्ट लेगून पूछ रहा है तो चिल्का लेक करोगे। ठीक है। उसके बाद कुछ वाटरफॉल और स्टेट दिए हैं, जैसे दूध सागर अभी हमने देख लिया था, गोवा में है। बरकाना हमने देखा था अभी, बरकाना कहाँ पे है? कर्नाटक में है। काना कर्नाटक, ठीक है, बरकाना कर्नाटक में है। उसके बाद है खंडधार वाटरफॉल कहाँ पे? खंडधार वाटरफॉल हमारा कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है। और पालनी कहाँ पे? पालनी वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में। तो पाला, हम कहते हैं ना पाला जो है हिम का पाला गिरता है, तो हिम से हिमाचल और पाला का पालनी। तो पालनी वाटरफॉल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। खंडधार वाटरफॉल कहाँ पे? उड़ीसा में है। और बरकाना कहाँ पे? कर्नाटक में। और दूध सागर कहाँ पे? हमारा गोवा में है। तो दोस्तों अभी तक जो है हमने ये देख लिया कि जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर थे, और फिर उसके बाद देखा हमने जो मेजर वाटरफॉल और हॉट स्प्रिंग है। ठीक है। अब यहाँ से हमारा इंडियन रिवर सिस्टम के सारे टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। अब जो है एक नया टॉपिक हमारे पास आता है, क्लाइमेट। ठीक है। तो क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आज देखते हैं, और उसके बाद अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हमारा शेड्यूल वही रहेगा कि सितंबर लास्ट तक हम जो क्या क्या करेंगे पूरा ये ख़त्म कर देंगे। ज्योग्राफी, तो क्लाइमेट, मानसून, थोड़ा सा बेसिक वाले समझ लेते हैं। मानसून एक्चुअली क्या है? मानसून जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से आया है। ठीक है। और मौसम का मतलब ये होता है कि जब कहीं पर भी हवाओं की जो गति की दिशा जो है वो समय के अनुसार, सीजन के अनुसार बदलती है, तो उसे कहा जाता है मानसून। तो टर्म मानसून ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज, और मानसून का मतलब क्या होता है? सीजनल रिवल्यूशन ऑफ विंड, यानी मौसम के अनुसार वायु की गति में परिवर्तन, सीजन। ठीक है। ये होता है हमारा मानसून। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है, यानी इंडिया की जो जलवायु है, वो मानसून टाइप की क्लाइमेट है। ठीक है। तो इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप का है। तो अब और इंडिया में हमें पता है कि मानसून 4 महीने के लिए आता है। साउथ वेस्ट मानसून होता है, और ये जो हमारी ट्रेड विंड होती हैं, उन्हीं से ट्रेड विंड जो होती है, हमारी जो व्यापारिक पवनें होती हैं, वही क्या करती हैं, जब इक्वेटर को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आती हैं, तो जो तिब्बत वाला पठार है वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस लो प्रेशर को भरने के लिए आती हैं, और फिर अपने साथ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से क्या करती हैं, मॉइस्चर को उठा के लाती हैं और इंडिया में बारिश कराती हैं। तो इंडिया में जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना होता है, मानसून का समय होता है। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। आगे अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि एसर्शन दिया है इंडिया इज अ मानसूनल कंट्री। बिल्कुल सही है, इंडिया एक मानसूनल कंट्री। हमें पता है कि मानसून जो आता है, बारिश होती है 4 महीने। रीजन क्या दे रहा है? द हाई हिमालय इम्पार्ट इट्स क्लाइमेटिक डिस्टिंगनेस। जो हाई हिमालय है वो क्या करता है? इंडिया के क्लाइमेटिक डिस्टिंगनेस को इम्पार्ट करता है, मतलब वही लेकर आता है। तो बिल्कुल सही है। हमें पता है कि जो हिमालय है उसी के कारण ही तिब्बत के प्लेटू पे जो है वो निम्न दाब क्रिएट होता है, जिसके कारण हवाएं आकर्षित होती हैं, और फिर वो हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं और बारिश होता है। ठीक है। तो हिमालय जो है वो क्लाइमेटिक डिस्टिंगनेस को इम्पार्ट करता है। तो ए सही है, और आर जो है उसका करेक्ट रीजन है। और हिमालय जो है वो
नॉर्थ जो रसिया में साइबेरिया से जो कोल्ड वाटर, जो कोल्ड तरंगे होते हैं उनको भी आते में हेल्प करता, उनको भी आने से इंडिया में रोकना, नहीं तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी होती। तो हिमालय शील्ड फ्रॉम नॉर्दर्न कोल्ड विंड्स एंड ट्रैप मानसून विंड्स फोर्स टू विन देयर मॉइस्चर। ठीक है, दोनों रीजन है। उसके बाद आ गया एक दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। और दूसरी रीजन क्या है, इंडिया इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, इंडिया जो है कम्प्लीटली ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है। ये तो ऑब्वियस है, देखने से ही गलत लग रहा है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स का मतलब क्या हो जाएगा कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिक वाले क्षेत्र में आता है, यानी 0 से 30 के बीच में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया जो है वो कितने आता है 23 डिग्री 30 डिग्री। जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड होता है उसका मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड का मतलब होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। जबकि हम तो देखते हैं इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग 20 से पास होता है, तो बाकी का रीजन जो इंडिया में वो टेम्परेट वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो वैसे भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है इसका। ठीक है, इंडिया में मानसून सबसे पहले कहाँ पे आता है, तो इंडिया में सबसे पहले मानसून केरला में आता है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून, जो इंडिया में समर मानसून होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला, जून जुलाई वाला, ये इंडिया में जो जनरल इसकी डायरेक्शन क्या होता है, ये साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो जनरल डायरेक्शन इसका होता क्या है, साउथ वेस्ट मानसून इसको इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है और जाता किधर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली देखो इंडिया का मैप ऐसे होता है, ये ऐसे आता है। ठीक है, तो कैसे आ रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ऐसे आ रहा है, तो साउथ वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जा, और जा कहाँ रहा है, ये नॉर्थ और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक है, और जबकि ठंडी में क्या हो जाएगा, बस वैसे जैसे गया था वैसे वापस लौट आता है, तो आपकी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मानसून इन इंडिया ओरिजिनेटेड बाई, तो इंडिया में जो मानसून है साउथ वेस्ट मानसून, वो किससे ओरिजिनेट होता है, वो होता है ट्रेड विंड से। यहाँ पे लिखना मैं शायद भूल गया हूँ, ट्रेड विंड से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो मानसून इन इंडिया दैट इज साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्रेड विंड्स। उसके बाद है कुछ प्लेसेस दिए हैं और पूछा इनमें से ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है, तो मुंबई, दिल्ली, लेह एंड बेंगलुरु में लेह इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस। आपको पता होगा कि जो लेह है वो रेन शैडो एरिया में आता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल मिनिमम नाम मात्र का बारिश इसमें यहाँ पे रिसीव होता है, और बारिश जो होता है वो भी हेल स्टॉर्म के फॉर्म में होता है, मतलब ये ओले के फॉर्म उस टाइप के होता है कि जो हम बर्फ़ नहीं गिरते हैं उस टाइप से। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट इन डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, ये तो सही है, मतलब दिन जो वार्षिक तापांतर होता है नहीं, जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है मतलब हाई, वो कहाँ पर, राजस्थान में हो। क्यों, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया होते हैं वो रात के समय बिल्कुल सारे उष्मा को एमिट कर देते हैं, तो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, और दिन के समय सारे उष्मा को अवशोषित करते हैं, तो बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी, तो बिल्कुल अंतर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। उसके बाद मंथ ऑफ मानसून इन तमिलनाडु में जो मानसून का समय होता है वो नवंबर दिसंबर होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो तमिलनाडु होता है वो जो हमारा मानसून होता है इंडिया में, वो मानसून 2 धाराओं में आता है। एक तो अरेबियन सी वाले धारा में आता है जो अरब सागर की ओर बहता है, और दूसरा जो होता है बे ऑफ बंगाल साइड की धारा से होता है। तो जो तमिलनाडु होता है वो जो अरेबियन सी वाली धारा होता है उसके रेन शैडो क्षेत्र में पड़ता है, तो मानसून जब आता है जून जुलाई का सितंबर, तब यहाँ पे बारिश नहीं होता है। जब मानसून रिटर्न होता है तो बे ऑफ बंगाल वाली धारा से थोड़ा सा, बे ऑफ बंगाल से जो वापस लौटती हुई नॉर्थ ईस्ट पौने हैं, वो नॉर्थ ईस्ट पौने जो है अपने साथ बारिश ले आते हैं, पानी ले मॉइस्चर के साथ ले आती हैं और तमिलनाडु में बारिश कराती हैं। तो तमिलनाडु में बारिश जो होता है वो ठंडी के समय होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो मानसून है वो कब है, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड इज पीरियड ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून,
अक्टूबर टू दिसंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है इन पेनिनसुलर इंडिया। रेनफॉल अकर इन तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश जो है केवल तमिलनाडु में होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में आंध्र प्रदेश का जो निचला सिला होता है रायलसीमा में, आंध्र प्रदेश का जो निचला वाला पार्ट होता है और कर्नाटक में और रायलसीमा, तीन इन जगह में होती है, लेकिन मेनली कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। ठीक है, और क्वेश्चन भी मोस्टली तमिलनाडु से आएगा। उसके बाद इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एट सी। अच्छा, इंडिया का जो मानसून है उसको हम लोग सीजनल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? मतलब कि जो मानसून है वो जो मौसम के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि लैंड और सी का डिफरेंशियल टेम्परेचर होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंडिया में मानसून आता कब है? जब जो हमारा तिब्बतन प्लेटू है वो गर्म हो जाता है, तो लैंड गर्म हो गया तो लो टेम्परेचर क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया? मानसून आ गया। और लेकिन जब धीरे धीरे क्या होता है, ठंडी का समय आता है तो जो लो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो जाता है? वही जो ITCZ होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जो पहले क्या होता है तिब्बतन प्लेटू के आसपास होता है, तो वहाँ पे लो प्रेशर होता है तो सारी पवनें उधर जाती हैं, साउथ वेस्ट मानसून बन जाती हैं। बाद में वही समुद्र पे आ जाता है तो फिर वो समुद्र गर्म होने लगता है, उधर ठंडा हो जाता है। तो ये जो मानसून है इंडिया का वो कैसे क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी के। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट किस दिए हैं? जैसे द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेज फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। ऑब्वियस है कि मानसून का जो ड्यूरेशन हो साउदर्न इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया की तरफ घटेगा। आप देखो केरला में 1 जून को मानसून आता है और लौटता कब है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। भाई यहाँ से पहले गया था तो पूरे देश को कवर करेगा, फिर कवर करते करते लास्ट में यहाँ आएगा, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा यहीं पर हो जाएगी। तो वही ये कह रहा है कि मानसून का अगर हम ड्यूरेशन देखें, मतलब कितने दिन तक मानसून रहा, तो सिंपल सी बात है ना, साउथ इंडिया में ज़्यादा होगा, नॉर्थ इंडिया में कम, क्योंकि यहाँ पे गया फिर लौटने भी लगता है तुरंत। लेकिन ना साउथ इंडिया से तो गया था जून में, फिर सब घूम घाम के फिर लौट के आता है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद क्या है? अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये भी सिंपल है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ऐसे जाता है तो समुद्र से पानी लेकर जाता है, बारिश कराता जाता धीरे धीरे बारिश की मात्रा कम होती जाएगी, मॉइस्चर खत्म हो जाएंगे, तो जो रेनफॉल जो है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून डजेंट अफेक्ट छत्तीसगढ़ बेसिन, अरावली हिल्स। अच्छा, जो अरेबियन सी ऑफ जो मानसून की जो अरेबियन ब्रांच है वो छत्तीसगढ़ प्लेटू और अरावली हिल्स को अफेक्ट नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि अरावली हिल जो है वो इसी के पैरेलल में पड़ता है और छत्तीसगढ़ प्लेटू भी इसी के पैरेलल में पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाए, ऐसे ही आते हैं तो कठिया जो गल्फ ऑफ खंबात है उसके बाद ये जो अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है तो वो भी 2 पार्ट में बढ़ जाती है, इधर चली जाती है, इधर जाती है, तो अरावली के पैरेलल में पड़ती है। तो अगर कोई मानसून पवना ऐसे जा रही है और कोई पर्वत श्रृंखला उसके पैरेलल पड़ रहा है तो बारिश वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि बारिश होने के लिए वो उसको ब्लॉक करना चाहिए। तो अगर माउंटेन ऐसे है और हवा ऐसे जा रही तब बारिश होती है, लेकिन अब हवा ऐसे जा रही है और पर्वत भी ऐसे है तो बारिश कहाँ से होगी? तो ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन है और जो अरावली हिल है वो मानसून पवने के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे बारिश नहीं होती। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेटिक डिफरेंस, लेकिन उनका जो क्लाइमेटिक डिफरेंस होता है वो क्यों होता है? वो उनके अल्टीट्यूड के कारण होता है, क्योंकि जो अमृतसर है, शिमला जो है वो ज़्यादा हाइट पे है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। आप हिमालय पे जाते हो तो ठंडी होती है ना। उसके बाद है कोची तेजपुर एक्सपीरियंस मोर ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यू टू हैवी रेनफॉल। हाँ, तो कोची एंड तेजपुर असम में है, हमें पता है वहाँ पे बारिश खूब होती है। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस मान सकते हो हैवी रेनफॉल होता है इसलिए ह्यूमिडिटी होगी, सिंपल सी बात। डिक्लाइन ऑफ मानसून इज इंडिकेटेड बाई, मानसून का कम होना किस बात का सूचक होता है? कि अब स्काई क्लियर हो जाएगी, टेम्परेचर लैंड पे बढ़ेगा और प्रेशर कंडीशन जो होगा आप कहाँ पे चला जाएगा? बे ऑफ बंगाल में चले जाएगा, ना तो तिब्बतन प्लेटू में। तो एक एक करके इसको समझ लेते हैं। क्लियर स्काई का मतलब क्या? देखो जब मानसून आता है तो खूब बारिश होती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, और जब मानसून जाने लगता है तो सारी बारिश ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और वो हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। तो हाई प्रेशर में एयर जो है वो ऊपर नहीं उठती, नीचे उठती है। तो जहाँ कहीं भी तूफान आता है तो बारिश होती है, तो लो प्रेशर होता है तो वहाँ बादल बनते हैं। लेकिन जहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है वहाँ पे इसका आकाश जो है
बिल्कुल साफ़ होता है। तो अगर मानसून कम हो गया है तो सिंपल सी बात है, स्काई जो क्लियर होगी, बादल नहीं होंगे। उसके बाद लैंड का टेम्परेचर बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि अब सिंपल सी बात है, पहले बादल थे तो बादल घिरे हुए थे तो एक उमस सी पैदा होती थी, लेकिन अब बादल हट गए तो जो लैंड में जो गर्मी थी, हाँ, अब जो वैसे बादल चले गए लेकिन जो लैंड रहता है वो अभी लैंड भी क्या है, भीगा हुआ है, तो एक उमस सा क्रिएट होता है, तो इसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर स्काई होगा, लैंड का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब पानी गिरना बंद हो गया है और जो उमस थी वो बची है। मतलब होता नहीं, आप देखते हो कि सितंबर के महीने में जो है एक उमस वाली, अभी जैसे आप देखते हो तो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, मतलब कि बहुत अनप्लेजेंट हो जाती है। और तीसरा कंडीशन क्या है, प्रेशर कंडीशन इन बंगाल में चला था। सिंपल सी बात है कि लो प्रेशर जो था वो पहले कहाँ पे था, वो तो तिब्बतन प्लेटू पे था, तभी तो मानसून उधर गया था, मतलब हवाएं उधर जा रही थी, और अब क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल में चला गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। हमने जो है क्लाइमेट वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ये काफ़ी छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसको अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल बता दिया कि इस सितंबर के लास्ट तक तो ज्योग्राफी 100% ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी, ये चाहे तो अगर आप जैसा सजेस्ट करोगे, पैरेलल कहोगे तो पैरेलल स्टार्ट कर दूँगा, और नहीं तो अगर सेपरेट चलता रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ तक नोट्स की बात है, मैं नोट्स फिर बता रहा हूँ कि जो नोट्स का डिवीज़न है वो 1/3 पार्ट में होगा, और जो नोट्स है वो हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप ले लेना, या टेलीग्राम का चैनल बना दूंगा वहाँ से ले लेना, या मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन नोट शेयर करने का बात ये है ना कि जैसे अभी कुछ नोट्स तो बन भी रहे हैं अभी, तो 1/3 करके हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो जब 1/3 हो जाएगा तो एक बार रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आप नोट्स की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिवाइज करते रहिए, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी स्प्रेड करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।